साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस की थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत, जो इस त्रितंत्र का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक स्टर्नबर्ग हैं। और ये प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंतर्गत आता है। फैक्टर ओरिएंटेड थ्योरी फैक्टर थ्योरीज हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहले फैक्टर थ्योरीज दी थी, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी दी है। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंतर्गत आता है। और इस त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्नबर्ग हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, तर्क करते समय व्यक्ति के विचार क्या हैं, वह किस प्रकार तर्क का समायोजन करता है, ये बुद्धि बताया इन्होंने, वही बुद्धि होती है। बुद्धि आलोचनात्मक तथा तार्किक ढंग से सोचना है। ठीक है, जैसे कोई समस्या आई तो हम पहले उसके लिए तर्क करते हैं, कोई भी चीज सोचते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा तो पहले हम तर्क करते हैं। तर्क यानी कि विचार करते हैं, तो हमारे मन में क्या चल रहा है, विचार करते समय हमारे मन में क्या चल रहा है, उसके लिए सोचने की उसके लिए हम सोचने का थिंकिंग करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है, इसी को बुद्धि कहते हैं। आलोचनात्मक या तार्किक ढंग से सोचना, ठीक है, किसी चीज पर विचार करना, सोचना, यही बुद्धि है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, स्टर्नबर्ग ने एक बुक लिखी, उसका क्या नाम है, बियॉन्ड आईक्यू। तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में इनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इनकी बुक में इनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और संज्ञानात्मक श्रेणी के वैज्ञानिक जीन पियाजे से प्रभावित स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 तंत्रों का प्रतिपादन किया। मतलब स्टर्नबर्ग जीन पियाजे से प्रभावित थे। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है और बहुत महत्वपूर्ण है जिनका संज्ञानात्मक सिद्धांत, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने बुद्धि के 3 तंत्रों का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत क्या है, इसमें 3 तरह की बुद्धि होती है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र का सिद्धांत ने व्यक्तियों में 3 तरह की बुद्धि होती है बताया है। नंबर 1 सृजनात्मक बुद्धि, नंबर 2 संदर्भात्मक बुद्धि, नंबर 3 घटकीय बुद्धि। ठीक है, व्यक्तियों में 3 तरह की बुद्धि बताई, सृजनात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि और घटकीय बुद्धि। अब इनको अलग अलग हम लोग समझ लेते हैं कि सृजनात्मक बुद्धि क्या है, संदर्भात्मक बुद्धि क्या है और घटकीय बुद्धि क्या है। तो इसके बारे में हम लोग अलग अलग आगे समझ लेते हैं। अब आती है सृजनात्मक बुद्धि, यानी कि क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसे हम सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्व अनुभव तथा पूर्व ज्ञान के से विकसित होने वाली इस बुद्धि को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। जो ये सृजनात्मक बुद्धि है, इसे अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूर्व अनुभव जुड़े होते हैं, पूर्व ज्ञान जुड़े होते हैं, इसलिए इसे अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह बुद्धि व्यक्ति में क्या करता है, सृजनात्मक बुद्धि क्या होती, यह बुद्धि व्यक्ति में नवाचार तथा मौलिकता को बढ़ावा देती है। यानी कि यह व्यक्ति में नए आचरण आते हैं और मौलिकता आती है, उसको विकसित करती है, उसको डेवलप करती है। इस तरह की बुद्धि उसको बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवन में नए नियमों व सिद्धांतों का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाता है। जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति नए नियम, मतलब जब नए पूर्व अनुभव हमारे साथ जुड़ेंगे, नए ज्ञान के साथ जब पूर्व अनुभव जुड़ जाएंगे, तो हम नए सिद्धांत बना पाएंगे, नए नियम बना पाएंगे,
और उनको बनाने में सक्षम हो जाएंगे, हमारी बुद्धि डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जब पूरा अनुभव, पूर्ण ज्ञान जुड़ जाएगा नए ज्ञान से, तो इस तरह से सृजनात्मक बुद्धि होती है। अब आती है व्यवहारात्मक बुद्धि। तो इसमें क्या होता है, व्यवहारात्मक बुद्धि में क्या होता है, प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यह एक प्रकार की संदर्भात्मक बुद्धि है, इसे संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कि व्यक्ति की सूझबूझ यानी कि समझ तथा व्यवहार में दिखाई देती है। जैसे कोई समस्या आई तो उसने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से उसको सॉल्व कर लिया, तो उसकी समस्या समाप्त हो गई। तो व्यवहार में झलकी ना, व्यवहार में आई, जब उसकी समस्या समाधान खत्म हो गई, उसने इस तरह से अपनी सूझबूझ और उस समस्या का समाधान कर दिया। यह व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन में भी सहायक होती है। व्यक्ति वातावरण के साथ कैसे नए वातावरण आने पे कैसे एडजस्ट करे, नई परिस्थिति, नए वातावरण का मतलब कोई भी नई परिस्थिति अगर आपकी लाइफ में आती है तो आपको उसमें एडजस्ट करना आना चाहिए ना। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे यही देख लीजिए ना, जैसे कोरोना जैसी महामारी आई है, तो इसमें भी एडजस्ट ही कर रहे हैं। बुद्धि इसी को तो कहते हैं कि हम लोग हर समस्या को फेस करने के लिए तैयार हैं, हर समस्या, हर स्थिति में एडजस्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये व्यवहारात्मक बुद्धि होती है। इसके बाद आती है विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो इसमें क्या होता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी कि एनालिटिकल। यह बुद्धि विश्लेषणात्मक कार्यों के संपादन में सहयोग करती है। इसकी सहायता से व्यक्ति क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, वाद विवाद, ठीक है, समस्याओं के समाधान व कार्यों के विभाजन जैसे कार्यों को कर पाने में सक्षम होता है। इस बुद्धि के यूज से क्या करता है, विश्लेषणात्मक कार्यों का संपादन करने में सहयोग करती है। विश्लेषणात्मक बुद्धि जो होती है, तो इसमें व्यक्ति के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, वाद विवाद कर पाता है, समस्याओं का समाधान कर पाता है और कार्यों में विभाजन की कौन सा कार्य कैसा है, कौन सा कार्य कैसा, वो विभाजित भी कर लेता है, या कौन सा कार्य पहले करें, कौन सा बाद में करें, जिससे कार्यों को कर पाने में सक्षम होता है। इसे घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि को घटकीय बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए घटकीय बुद्धि क्या है, तो आप समझ लीजिए ये विश्लेषणात्मक बुद्धि के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसे घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। अब और आगे देख लेते हैं। बुद्धि भिन्न भिन्न मूल कौशलों या घटक में विभाजित होती है। अलग अलग मूल कौशल या घटक में विभाजित होती है और प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को सूचनाएं मिलती हैं। तो प्रत्येक, जैसा बताया ना, भिन्न भिन्न घटकों में विभाजित होने के बाद हर घटक के आधार पर व्यक्ति को जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनको व्यक्ति संसाधित करता है, प्रोसेसिंग करता है जिनकी, ठीक है, तो अतः इसे क्या कहते हैं, इसे सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये इस तरह से इसे सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, अब आती है सूचना संसाधन के चरण। सूचना संसाधन किस स्टेप से हमारे माइंड में, मस्तिष्क में जाता है, हमारी बुद्धि में किस तरह से सूचना संसाधन होता है, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एनकोडिंग, कूट संकेत। मतलब कोई भी जब आपके दिमाग में, मस्तिष्क में सूचना जाएगी तो सबसे पहले क्या होगी, एनकोडिंग। उसके बाद अनुमान यानी कि अनुभव। हमारे नए, जब कोई सूचना जाएगी, हमारे पूर्व अनुभव उसमें जुड़ेंगे। पूर्व अनुभव के अकॉर्डिंग हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे ना कि ये क्या है। जो हमारा पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे मस्तिष्क में सूचना गई उसमें हम जोड़ देंगे उस सूचना के साथ। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, व्यवस्था। फिर उसको अरेंज करते हैं कि
जो पूर्व अनुभव और नई समस्या को हम व्यवस्थित करते हैं कि अब इसमें कैसे इसका वो करें। फिर उपयोग, कि हम उसका उपयोग कैसे करें। पूर्व अनुभव नए अनुभव को व्यवस्थित कर लिया, अब हम उसका उपयोग कैसे करें, तब हमारी अनुक्रिया में उस बुद्धि दिखाई देती है। हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब वो अनुक्रिया द्वारा ये दिखाई देता है कि हाँ, ये बुद्धिमत्ता इसमें दिखाई दे रही है कि ये काम बुद्धिमानी से किया गया है। बुद्धि तभी तो प्रदर्शित होती है। बुद्धि का कोई रूप थोड़ी नहीं दिखाई देता है कि बुद्धि किसी हाथ तो पैर या आंख नाक कान की तरह दिखाई देती है। वो अनुक्रिया के माध्यम से ही दिखाई देती है ना। अब स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि के 3 घटक भी होते हैं। वो क्या होते हैं? तो स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि के 3 घटक होते हैं। क्या होते हैं? और मेटा घटक, मेटा घटक में हम सब, और उसके बाद निष्पादन घटक, तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। मेटा घटक में क्या होता है? सबसे पहले हम किसी चीज की योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं किसी बात की। कोई भी काम हम जब करने चलते हैं तो उससे पहले हमें किसी चीज की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसमें मेटा घटक के अंतर्गत यही बात दिखाई गई है कि पहले हम किसी चीज की योजना बनाते हैं। निष्पादन घटक यानी कि परफॉर्मेंस, तब हम परफॉर्मेंस करते हैं। इसके बाद ज्ञान संग्रहण घटक, फिर हमारे ज्ञान एकत्र होता है, ज्ञान का वर्धन होता है, ज्ञान संग्रहण होता है इसके बाद। ठीक है, इस तरह से स्टर्न वर्ग ने बुद्धि के 3 घटक बताए हैं। अब आता है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए थ्योरी दी है। तो अभी स्टर्न वर्ग की पढ़ी, तो अब हम लोग ब्रूनर की देख लेते हैं। ब्रूनर ने क्या कहा है? सब लोगों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, अपनी अपनी थ्योरी बनाई है। तो अब हम ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझ लेते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का मॉडल सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोविज्ञानी थे। ये अमेरिका के मनोविज्ञानी थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में आया। जीन पियाजे का नाम दोनों ही उसमें पड़ा ना, जीन पियाजे, क्योंकि बहुत उनकी थ्योरी जो संज्ञानात्मक विकास की है बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है। तो इसलिए ये भी क्या था, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, विकल्प के रूप में इन्होंने दिया। अब इन्होंने क्या बताया? ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया, उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के मॉडल में कि वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करके धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य और बुद्धि का विकास होते होते वो और नई नई चीजें सीखता जाता है वातावरण के साथ। वातावरण यानी कि जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, जो चीज समान होते हैं, उनके द्वारा जब हम कुछ सीखते हैं, ये मतलब है वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन। तो प्रतिनिधित्व का ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिनिधित्व उन नियमों की व्यवस्था है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को और भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित करता है। अनुभवों को अपने, ठीक है, और भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए जो उसके एक्सपीरियंस हैं उनको वो अपने पास संरक्षित रखता है कि भविष्य में कभी कोई घटना आए तो हम अपने ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अनुभव हैं, उनका यूज कर सकें। उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो नए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, इसलिए अपने अनुभवों को वो संरक्षित करता है।
यह व्यक्ति विशेष के लिए उसके संसार का वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब ब्रूनर का संज्ञानात्मक के भाग ये देख लेते हैं, इन्होंने किस प्रकार बताए, है ना। तो संज्ञानात्मक के भाग 3 प्रकार के, प्रतिनिधित्व 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? एक होता है नंबर 1 संक्रियानात्मक प्रतिनिधित्व या सक्रियता विधि इन इनएक्टिव मोड में। ठीक है। इसके बाद क्या है? दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व यानी कि प्रतिमा विधि आइकॉनिक मोड। ठीक। इसके बाद तीसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व यानी कि सांकेतिक विधि या सिंबॉलिक मोड। अब हम इन्हें समझ लेते हैं अलग अलग। अब आती है सक्रियता विधि। तो सक्रियता विधि ये किस एज में? जन्म से 3 वर्ष मानी गई है। इस विधि से जो बुद्धि का देखा जाता है, इस बुद्धि को जो देखा जाता है सक्रियता विधि में, वह जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। और सक्रियता यानी कि क्रियाओं द्वारा सक्रिय रहता है जिसमें। तो इस विधि में क्या है? शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। क्योंकि एक शिशु बोल तो सकता नहीं है, अब कोई भाषा तो आती नहीं है, तो वो अपनी बात को कैसे कहेगा? क्रियाओं के द्वारा ही तो व्यक्त करेगा। तो इस सक्रियता विधि में ये बताया है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे भूख प्यास लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि। कैसे कर रहा है ना? शब्दहीन तो है रोना, कोई शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक बच्चा क्राइंग ही तो कर पाता है, तो वो क्राइंग के द्वारा बताता है कि हमें भूख लगी है, और जब वो रोता है तो माँ समझ जाती है। ये उसकी एक तरह से लैंग्वेज हो गई, शब्दहीन लैंग्वेज है क्रियाओं के द्वारा। तो हाथ पैर हिलाना आदि इन क्रियाओं द्वारा बालक क्या बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। जो बाहरी वातावरण है, मतलब जो लोग हैं उनके साथ रोया तो किसी ने उसको गोद उठा लिया, सब समझ गए, इसलिए बहुत देर से लेटा है इसलिए रो रहा है, गोद ले लिया, समझ गया कि इसको गोद में आना है। तो वो अपनी बात कैसे बाह्य वातावरण यानी कि लोगों को कैसे कह रहा है, संबंध कैसे जोड़ रहा है? अपनी क्रियाओं के द्वारा। इसीलिए इसे सक्रियता विधि कहा है। और ये जन्म से 3 वर्ष की होती है। ठीक है। इसके बाद क्या है इसी अवस्था में? इस अवस्था में कोई भी भाषा का महत्व न के बराबर होता है, और यदि कोई मानसिक क्रिया का महत्व है तो वो भी नगण्य, बहुत थोड़ी सी मानसिक क्रिया। क्योंकि जन्म के समय तो बच्चा सिर्फ क्रियाएं करता है, थोड़ा 3 वर्ष तक तो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तब वह क्या करने लगता है? खेल खिलौनों के साथ खेलता है, तो अब वो खिलौनों के साथ अपना व्यवहार प्रकट करता है। तो कैसे? यदि किसी वस्तु को समझने का प्रयास करता है तो वह वस्तु के साथ खेलता है, उसे पकड़ता है, उड़ता नहीं है सॉरी, लेकिन उठाता है, कभी कभी उसे जमीन पर पटक देता है। ठीक है। मतलब वस्तु को उठाता है, पटकता है, खेलता है, पकड़ता है, छोड़ता है, इस तरह से वो वस्तु को समझने की कोशिश करता है। तो ये मानसिक क्रिया कर रहा है ना। तो ये जो इस तरह की मानसिक क्रिया को बहुत नगण्य मानसिक क्रिया माना गया, बस वो सभी समझने की कोशिश कर रहा है। अभी कोई वो थिंकिंग और इस तरह की प्रोसेस नहीं चल रही है, मतलब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इनकी मतलब है कि अभी वो सिर्फ थोड़ी बहुत मानसिक क्रिया करके चीज सामान को समझने की कोशिश कर रहा है और बस वस्तुओं के साथ खेल कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आती है दृश्य प्रतिमा विधि। इसके बाद आती है दृश्य प्रतिमा विधि। तो इसमें क्या है? आइकॉनिक मोड, जो 3 से 11 वर्ष की अवस्था में होती है। 3 से 11 वर्ष की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। इस विधि में बालक क्या करता है? इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करता है, कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करता है।
इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, कोई भी चीज प्रत्यक्षीकरण यानी कि उसको समझने की पूरी कोशिश करता है, उससे कोई फिगर बनाता है, रिलेट करता है दूसरी चीजों से, प्रत्यक्षीकरण करता है उस चीज का। इस तरह से वो सीखने की कोशिश करता है। इसमें सूचनाएं प्रतिबिंबों की सहायता से बालक तक पहुंचती हैं, इमेजेस के थ्रू बालक के मस्तिष्क तक पहुंचने लगती हैं। कोई इमेज बन जाती है, फिर वो उसके मस्तिष्क में इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक किसी चमक से भी प्रभावित होते हैं, जैसे कलरफुल चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह के कलर बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, ब्राइटनेस वाले, है ना। और इस तरह की चीजें आकर्षक, तो टॉयज अधिकतर कलरफुल ही तो होते हैं, इसीलिए बच्चों के कलरफुल टॉयज उनको बहुत अच्छे लग जाते हैं, उनकी तरफ वो आकर्षित रहते हैं इसीलिए। और शोर से भी प्रभावित होते हैं। इसे छायात्मक अवस्था भी कहते हैं, इस अवस्था को छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, यह अवस्था पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलता जुलता है। तो बताया ना, पियाजे का सिद्धांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आ ही जाता है बार बार। तो ये जो स्टेज है, ये पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक स्टेज से मिलती जुलती है। ठीक है, अब सांकेतिक विधि, तो ये क्या है, इसमें 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं। ठीक है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनात्मक संकेत क्या होते हैं, भाषा, जिसे भाषा कहते हैं, के माध्यम से व्यक्त करता है। क्योंकि अब 11 वर्ष से ऊपर तक तो बहुत अच्छे से लैंग्वेज आ जाती है ना बच्चों को बोलनी, तो वह अपनी अनुभूतियों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करना आ जाता है। तो वो जो अपने सोचते हैं, समझते हैं, उसे वो दूसरों तक कहने लगते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने सीख जाता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों, सिंबल्स का उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास भी करता है। तो मूल विचारों से संबंधित जो सिंबल्स हैं और जो सोचता है, मूल विचार हैं, उनसे वो रिलेट कर लेता है। इसकी योग्यता भी, एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। वो सारे सिंबल्स पहचानने भी लगता है, प्लस माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, ये सारे सिंबल्स वो पहचानता है। इनके माध्यम से वह सम्स भी, अपनी गणित की को सम्स भी सॉल्व कर लेता है। तो इस अवस्था में बालक गणित, भाषा तथा तर्क का उपयोग करना सीखते हैं, क्योंकि इस एज में थिंकिंग भी शुरू हो जाती है, लैंग्वेज भी आ जाती है। तो भाषा, तर्क का उपयोग करना इस एज में सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब प्रतिनिधित्वों के मध्य संबंध और अंतःक्रिया। तो ये तीनों प्रतिनिधित्व वैसे तो एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र हैं, किंतु यह एक दूसरे में तब्दील भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जो प्रतिनिधित्व, तो ये तीनों वैसे तो एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र, किंतु एक दूसरे में तब्दील भी हो सकते हैं। यह स्थिति तब होती है जब बालक के मन में कोई दुविधा होती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तब वह अपनी समस्या को सुलझाने के लिए सभी प्रतिनिधित्वों की पुनरावृत्ति करता है। यह 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? मिलान द्वारा, पहले सीखी हुई चीज से नई चीज का मिलान करके, कि ये मिलती जुलती है। बेमिलान द्वारा, कि उसमें ये अंतर था, इसमें ये अंतर है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, इसलिए ये ऐसा है ना। मिलान द्वारा, बेमिलान द्वारा, और एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर, एक से सीखा कुछ और था, दूसरे से अलग, तो वो दोनों को अलग अलग डिफरेंस भी करना आता है उसको। तो इस तरह की प्रतिनिधित्वों के मध्य
संबंध और अंतःक्रिया स्थापित करता है अपनी इंटेलिजेंस से। ठीक है।